हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 की। पार्ट 1 को हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। हमको इसमें 3 पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है। और हाँ, जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में कि जब हम कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसमें हमें 3 पॉइंट्स को कवर करना होता है। ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से बताए थे मैंने? ये 3 पॉइंट्स थे। पहला था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दूसरा था बेसिक्स और तीसरा था हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। इन 3 पॉइंट्स को जैसे हम कवर कर लेते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या आता है, कितने टाइप्स के हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं चैप्टर में और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। बेसिक्स में आता है पूरे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ते हैं हम इसमें। लास्ट आता है हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस, जब हमें टाइप्स का पता चल जाता है, चैप्टर का बेसिक्स पता चल जाता है, तो हमारा लास्ट काम होता है कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें, उसमें क्या क्या मेथड लगाने, क्या ट्रिक्स लगानी है, ये देखते हैं फिर हम लास्ट में। तो हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, इसमें भी हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे, इन्हीं 3 पॉइंट्स को। और इनमें से जो हमारा पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में इस पॉइंट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है वो जाकर पहले इस क्लास को देख ले, उसके बाद में ये क्लास देखना पार्ट 2, क्योंकि इस क्लास में पूरे चैप्टर का रिव्यू दिया गया है कि हम ब्लड रिलेशन में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने ये तो बताया है कि कितने टाइप्स पढ़ेंगे, और हर टाइप के साथ साथ मैंने उसका क्वेश्चन भी दिखाया कि इस टाइप में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इससे हमारे पूरे चैप्टर का रिव्यू मिल जाता है कि हम इसमें कितने टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सब चीज़ हमें पहली क्लास में पता चल जाती है पार्ट 1 में। उसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट बेसिक्स, इसको हम करेंगे आज की क्लास में कवर। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पॉइंट 2 बेसिक्स। बेसिक्स में आज हम ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट में हम करेंगे इस पॉइंट को कंप्लीट, ठीक है। तो पहले उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं बेसिक्स की, ब्लड रिलेशन के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। 3 बातों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है रिलेशन। ब्लड रिलेशन चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम किन किन रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या रिलेशंस होंगे, और कुछ रिलेशंस ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम इसमें बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है सिंबल्स, इनको नोटेशंस भी बोलते हैं। सिंबल्स कैसे यूज़ करना है, मतलब मेल के लिए क्या सिंबल रहेगा, फीमेल के लिए क्या सिंबल है, तो इन सिंबल्स के बारे में हम जानेंगे। तीसरी बात आती है फैमिली ट्री। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फैमिली ट्री का यूज़ करेंगे, तो फैमिली ट्री के बारे में जानेंगे। और हाँ, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो 2 तरीके से कराऊंगा। एक है फैमिली ट्री और दूसरा होता है 0-1 कॉन्सेप्ट। फैमिली ट्री में तो फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन 0-1 कॉन्सेप्ट में कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, हमें 0 और 1 का पता लगाना होता है और उसी से आंसर आ जाता है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, तो हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 0-1 कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले हम फैमिली ट्री के बारे में हम जानेंगे। फैमिली ट्री जब हम बनाएंगे तो हमें सिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सिम्बल्स हम यहाँ पर जान लेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिक्स ऑफ द ब्लड रिलेशन में हमें 3 पॉइंट्स को पढ़ना है, रिलेशन, सिम्बल्स और ये है फैमिली ट्री। तो पहले हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में। जब रिलेशन की बात आती है तो कुछ रिलेशन फादर साइड से भी होते हैं और कुछ रिलेशन मदर साइड से भी होते हैं। फादर साइड से कौन कौन से रिलेशन होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे पिताजी, अंकल, चाची, बुआ, फूफा, दादा, दादी, परदादा, चचेरे भाई बहन, कज़िन और ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये होते हैं फादर साइड से। और इधर देख लेते हैं कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो मदर साइड से होते हैं, जैसे मदर, मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी, ममेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ये जो होते हैं मदर साइड से होते हैं रिलेशन, ठीक है। तो हम रिलेशन में जो है कुछ रिलेशन फादर साइड से होते हैं और कुछ रिलेशन मदर साइड से होते हैं। कुछ रिलेशन हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे यहाँ पर जितने भी रिलेशन हैं ये हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड है। जैसे सास किसकी होती है, हस्बैंड की या वाइफ की, दोनों की सास होती है। ससुर भी होते हैं। और दामाद किसका होता है, हस्बैंड होता है दामाद किसका, ससुर का। साली किसकी होती है, हस्बैंड की। तो ये जितने भी हैं सब रिलेशन हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। और हाँ, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, जो इंग्लिश में देखकर सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, उनके बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें
तो आप हिंदी में ज़रूर देख लेना उस क्वेश्चन को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं? देखो यहाँ पर जीजा बहनोई, इनको सबको क्या बोला? ब्रदर इन लॉ। जेठ साला, इसको भी क्या बोल दिया? ब्रदर इन लॉ। तो इसमें कभी कभी हम कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। और भी हैं जैसे चचेरा भाई, मोमेरा भाई, उनको क्या बोलते हैं? कज़िन बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है भांजा, भांजा भतीजा, नेफ्यू, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं है। भतीजा और भांजा इसको बोलते हैं नेफ्यू। और भतीजी भांजी इसको बोलते हैं नीस। तो इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें, तो हिंदी में ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अभी हमने जाना कुछ रिलेशंस के बारे में जिनके हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में, समाज में कुछ ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जिनका हमारे इस चैप्टर से या हमारे पूरे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेना, एक ही शादी। हमारा जो चैप्टर है इसमें कोई भी पर्सन है तो उसकी एक ही शादी मान्य है। दो शादी के बारे में बात चलने वाली ही नहीं है। मतलब कोई भी पर्सन है उसकी एक ही शादी मान्य होगी, दो शादी वाला रिलेशन नहीं चलने वाला। जब एक ही शादी होगी तो क्या होगा? क्या होगा? इसका मतलब एक ही हस्बैंड होगा। हस्बैंड एक। जब हस्बैंड एक है, एक ही शादी है, तो वाइफ भी एक, वाइफ भी एक, हस्बैंड भी एक, वाइफ भी एक, और माता जी भी एक, मतलब हमारी मम्मी भी एक, और पिताजी भी एक, और बच्चे, बच्चे अनेक। बच्चे कितने भी हो सकते हैं। देखो जब शादी एक होगी तो हस्बैंड भी एक होगा, वाइफ भी एक, माता भी एक, और पिता भी एक, और बच्चे, बच्चे अनेक। बच्चे कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है। हमारे चैप्टर में इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ। सौतेले वाला जो रिलेशन है ना, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। ना ही सौतेली माँ, ना ही सौतेले पिता, कोई भी मान्य नहीं है। मतलब सौतेले पिताजी भी नहीं मान्य है, और जब सौतेली माँ नहीं है, सौतेले पिता नहीं है, तो सौतेले भाई बहन भी नहीं होंगे। ये भी नहीं होंगे। फिर इसके बाद कोई गोद लिया बच्चा, ये भी मान्य नहीं होगा। गोद जो जैसे किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो वो भी मान्य नहीं है। ठीक है। इसकी कोई बात ही नहीं चलने वाली इस रिलेशन की। अब बात करते हैं हम समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह के बारे में जानते हैं आप? इसका मतलब होता है मेल की शादी मेल से और फीमेल की शादी फीमेल से। ऐसा सोसाइटी में होता है, बट हमारे इस चैप्टर में, हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं होने वाला है। समलैंगिक विवाह की बात नहीं चलने वाली है। तो हमारे चैप्टर में क्या होगा? मेल की शादी फीमेल से, और फीमेल की शादी फीमेल से नहीं, फीमेल की शादी मेल से, ये होने वाला है। ठीक है। और बात करते हैं जेंडर की। जेंडर क्या होगा? जेंडर सिर्फ दो ही मान्य है हमारे इस चैप्टर में। पूरे चैप्टर में जेंडर की मेल और फीमेल, सिर्फ इन दो जेंडर की बात चलेगी। तीसरा कोई जेंडर की बात नहीं चलने वाली है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रिलेशंस थे ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है। मतलब इस चैप्टर में इन रिलेशंस की बात नहीं चलने वाली, जैसे स्टेप मदर, स्टेप फादर, समलैंगिक विवाह, और तीन जेंडर नहीं चलने वाले, सिर्फ दो ही जेंडर की बात चलेगी, एक ही शादी रहेगी। ठीक है। तो हमारा बेसिक्स ऑफ द चैप्टर में ये पहला पॉइंट था जो हमने कवर कर लिया है, रिलेशन वाला। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम बात करते हैं बेसिक्स के सेकंड पॉइंट की, सिंबल्स। इस पूरे चैप्टर में ब्लड रिलेशन में हम किन किन सिंबल्स का हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन 5 सिंबल्स का यूज़ करने वाले हैं। इन 5 सिंबल से अलग हम कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करने वाले हैं। इन सिंबल्स को देख लेते हैं। पहला है स्क्वायर। स्क्वायर को हम यूज़ करेंगे मेल को डिनोट करने के लिए, और ये आता है दूसरे नंबर पर सर्किल। इससे हम डिनोट करेंगे फीमेल को। जब बात आती है जनरेशन गैप की, तो जनरेशन गैप के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन का हम यूज़ करेंगे। यह है सिंगल वर्टिकल लाइन। और बात आती है जनरेशन गैप की, जब बात आती है सेम जनरेशन की, तो सेम जनरेशन के लिए सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे। और जब बात करते हैं हम हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की, तो इनका सिंगल से तो काम चलने वाला है नहीं, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो ये हैं हमारे 5 सिंबल्स जिनका हमें इस पूरे चैप्टर में यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
अब बात आती है सर इन 5 सिंबल्स का ही यूज़ क्यों करें, कोई और तरीका नहीं है इनको डिनोट करने का? तो इसका जवाब भी है मेरे पास। इसका जवाब ये है, ये दिख रहा है आपको, यह है चिंटू और यह है चिंटी। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं जहाँ बात चले मेल की तो भाई चिंटू को बना देना वहाँ पर, और जहाँ पर बात चले फीमेल की तो वहाँ पर चिंटी को बना देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेल है और ये फीमेल है, चिंटू मेल है। ऐसा बना कर आओगे तो पता चल जाएगा चिंटू मेल है और ये चिंटी फीमेल है, देख कर ही पता चल जाएगा। तो ऐसे करके आओगे एग्जाम में। सर टाइम की वैल्यू समझो, जिसने टाइम की वैल्यू समझ ली वही सिलेक्शन ले जाता है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन 5 सिंबल्स का यूज़ करना है, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जैसे ही आप सोल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके माइंड में सारे सिंबल सेट हो जाएंगे, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में हमें इन्हीं 5 सिंबल्स का यूज़ करना है, चिंटू और चिंटी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सिंबल्स बेसिक्स का। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या है, अब हम इसको समझते हैं। पहले 2 डायग्राम देखना, ये कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक ठाक लग रहे हैं नहीं कुछ? ये मैंने इसलिए बनाए जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि फैमिली ट्री होता क्या है। और यहाँ पर देख लेना, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये एक फैमिली ट्री है, इसी को बोलते हैं हम फैमिली ट्री। अगर हम इसको डिफाइन किया जाए कि फैमिली ट्री है क्या, अगर हम समझें कि फैमिली ट्री होता क्या है, तो क्या होता है फैमिली ट्री, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं एक ऐसा डायग्राम या चार्ट, एक ऐसा डायग्राम या कोई चार्ट जो किसी फैमिली के मेंबर्स के बीच रिलेशन को बताता है। समझे कुछ? मतलब एक ऐसा डायग्राम या कोई चार्ट जो एक परिवार है ना, उसके मेंबर्स के बीच रिलेशंस को शो करता है, वो रिलेशंस को दिखाता है, उसी को बोलते हैं हम फैमिली ट्री। ठीक है, जैसे एक डायग्राम और ए चार्ट विच शो द रिलेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, उसको बोलते हैं हम फैमिली ट्री। समझे कुछ? तो ये होता है भाई फैमिली ट्री। अब हम इसको फैमिली ट्री ही क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम इसको फैमिली ट्री? के फैमिली ट्री है, कुछ और भी तो बोल सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको फैमिली ट्री क्यों बोलते हैं। ट्री की बात चल रही है तो भाई ट्री देख लेते हैं पहले। ट्री क्या है? देखो ये ट्री बना हुआ है, एक पेड़ है, इसकी ब्रांचेस निकल रही है ना, एक ब्रांच यहाँ पर निकल रही है, एक ये निकली, एक ये निकली, इस ब्रांच में से एक ब्रांच और निकली, फिर यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस निकली, इतनी शाखाएँ निकली हुई हैं, हर शाखा में से कोई ना कोई शाखा निकली हुई है, जैसे यहाँ पर ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये एक तरीके से एक चैन में जुड़ी हुई है, सारी ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उसके बाद बनाती हैं एक ट्री। समझे कुछ ट्री के बारे में? ऐसे अब हम बात करते हैं फैमिली ट्री की। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मेंबर था, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये इसका बेटा है, फिर इसका भाई है, ये इसका भाई है, फिर इसके भाई का ये एक बेटा है, फिर इसका भाई है, इसकी बहन है, ये इसकी बहन है। तो मतलब हर मेंबर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर मेंबर का एक दूसरे से रिलेशन है कुछ ना कुछ, मतलब एक चैन बनी पड़ी है। जैसे क्या ब्रांचेस की चैन बनी होती है ना ट्री में, ऐसे इनकी रिलेशन की चैन बनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चैन बनी हुई है। इसका और इसका क्या रिलेशन है, ये जो है इसका दादा है, ग्रैंडफादर है इसके, मतलब हर मेंबर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे क्या हर ब्रांच एक दूसरे से जुड़ी होती है ना ट्री में, वैसे ही यहाँ पर हर मेंबर का रिलेशन होता है, किसी न किसी मेंबर से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है। तो जिस तरीके से ब्रांचेस जुड़ी होती हैं वैसे ही ये मेंबर्स जुड़े होते हैं एक चैन के थ्रू। तो इसलिए बोलते हैं हम इसको फैमिली ट्री, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्री से रिलेटेड है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फैमिली ट्री। तो ये समझ गए क्या होता है फैमिली ट्री, इसको हमने डिफाइन भी कर दिया और हम समझ भी गए कि इसको हम फैमिली ट्री क्यों बोलते हैं। अब बात आगे बढ़ती है, तो बात आगे बढ़ती है तो हम क्या पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे कि फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये जो ड्रॉ किया है एक फैमिली ट्री, हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं तो हम अब उसको सीखते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम फैमिली ट्री सीखेंगे ना ये बनाना, इसको बनाने से पहले हमें कुछ बातों को पता होना चाहिए। मतलब फैमिली ट्री पर जब हम पहुँचेंगे बनाने के लिए तो उससे पहले हमें कुछ बातों को पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए, जिससे कि हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकें। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं अब मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये हैं वो 3 पॉइंट्स जिनको हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करने से पहले अच्छे से समझ लेना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो हमें इन 3 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है सिम्बल्स, दूसरा है जनरेशन गैप और तीसरा आता है जेंडर। सिम्बल्स में जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम इस चैप्टर में 5 सिम्बल्स का यूज़ करने वाले हैं। दूसरा आता है जनरेशन गैप, इसके बारे में भी अब हम जानेंगे। नेक्स्ट आता है जेंडर।
जेंडर में हम पता लगाएंगे कि जेंडर कितने होते हैं, इनको कैसे पहचानना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब देखते हैं तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन डील करने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं सिंबल्स। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सिंबल्स कितने होते हैं, 5। इधर देख लेना, ये सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है, 5 सिंबल्स बता देता हूँ पहले मैं। एक सिंबल ये था, सेकंड, थर्ड ये सिंबल था, फोर्थ एक ये था और लास्ट था ये सिंबल मैंने आपको बताया था। तो 5 सिंबल्स हैं, ये किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं आप बताइए। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मेल को, और ये डिनोट करता है फीमेल को। ये किसके लिए आता है, ये आता है जनरेशन गैप, और ये सिंबल किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जब सेम जनरेशन की बात चलती है, सेम जनरेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। फिर बात आती है हस्बैंड वाइफ की, इसलिए मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ये किसके लिए आता है, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आता है हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो ये हमारे 5 सिंबल्स जिनका हमें इस चैप्टर में यूज़ करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जनरेशन गैप। अब देखते हैं जनरेशन गैप को। जनरेशन गैप में क्या होता है, जनरेशन मतलब होता है एक पीढ़ी, और गैप मतलब अंतर, पीढ़ी का अंतर। इसे हमें समझना है जनरेशन गैप होता क्या है, क्योंकि हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करने में इसका यूज़ करना पड़ेगा। पहले इधर देख लेते हैं कुछ सिंबल्स। ये किसका सिंबल है, मेल है फीमेल, ये मेल का सिंबल है, और ये हस्बैंड वाइफ का, मतलब ये और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये क्या है, ये इनका बेटा है, और ये इसकी सिस्टर है। यहाँ पर भी इसका क्या है, इसका बेटा है, और यहाँ पर इसकी ये बेटी है। तो ये मैंने एक छोटा सा फैमिली ट्री ड्रॉ किया है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जनरेशन गैप होता क्या है। यहाँ पर देखना, ये सिंबल कौन सा है, ये सिंबल है जनरेशन गैप का, और ये भी जनरेशन गैप का, और ये सिंबल भी जनरेशन गैप का। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है सेम जनरेशन का, और यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ वाला सिंबल है, ठीक है। और ये मेल का है, और ये सिंबल किसका है, ये फीमेल का है। तो 5 सिंबल है, हमने सबका यूज़ इसमें कर लिया है। अब समझते हैं हम जनरेशन गैप। तो यहाँ पर देखना, ये दोनों पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स हैं, तो इसमें और इसमें कुछ जनरेशन गैप है या नहीं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं और हम होते हैं, तो हमें जनरेशन गैप होता है नहीं होता है, होता है जनरेशन गैप। एक जनरेशन गैप होता है हमारे पेरेंट्स में, हमारे माता पिता में और हम में, क्या है, एक जनरेशन गैप है, ठीक है। यहाँ पर एक जनरेशन गैप है, और ये इसका पिता है, तो इन दोनों में क्या है, इसमें एक जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप होता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितनी जनरेशन का गैप है। इसके ये क्या लगते हैं, ये दादा लगते हैं, तो दादा में और इसमें कितनी जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन गैप तो यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर हुआ। कितनी जनरेशन गैप हुई, 2 जनरेशन गैप होती है यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक कितनी जनरेशन गैप हुई, यहाँ पर 3 जनरेशन गैप है, 1, 2 और 3। और इन दोनों में कितनी जनरेशन गैप है, यहाँ पर 1 जनरेशन गैप है। इसमें और इसमें देखा जाए तो कितनी जनरेशन गैप है, 2 जनरेशन गैप। इसमें और इसमें देखा जाए तो 3 जनरेशन गैप। तो ये होता है हमारा जनरेशन गैप, ठीक है। कुछ समझ आया है नहीं आया। जनरेशन गैप होता है मतलब पीढ़ियों का अंतर। जो हमारे दादा हैं वो हमसे, जनरेशन गैप है हम में और उनमें, 2 जनरेशन का गैप है। जो हमारे बच्चे होंगे उनमें भी जनरेशन गैप होगा, हमारा और उनका, मतलब एक पीढ़ी का जनरेशन गैप होगा। तो इसको बोलते हैं जनरेशन गैप। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जनरेशन गैप होता क्या है। जनरेशन गैप के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे जनरेशन गैप है तो ऊपर वाली जनरेशन, ये 3 जनरेशन से हम डिनोट करेंगे। जैसे एक ऊपर वाली जनरेशन होती है, एक हमारी जो हमारी जनरेशन के पर्सन्स होते हैं सेम जनरेशन, और तीसरा आता है नीचे वाली जनरेशन। या तो ऊपर वाली जनरेशन होगी या फिर नीचे वाली जनरेशन होगी हमसे, या फिर होगी हमारी सेम जनरेशन। तो ये ऊपर वाली जनरेशन क्या है, नीचे वाली जनरेशन क्या है, सेम जनरेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो ऊपर वाली जनरेशन जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, इसके पिताजी हैं और ये इसकी माता जी हैं। तो इससे ये ऊपर वाली जनरेशन है, मतलब ये जो है ये इससे ऊपर आएंगे, क्योंकि भाई ये क्या है, ये इसका बाप है,
तो बाप होता है, रेस्पेक्ट देना भाई। ऊपर आते हैं हमसे बाप जो होते हैं हमारे, जो हमारे पिताजी होते हैं वो हमसे ऊपर आते हैं, तो इनको हम ऊपर वाली पीढ़ी बोलते हैं। और ये है, और इसमें कौन ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, कौन नीचे वाली पीढ़ी में, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, ये इसका बेटा है, और ये क्या है, ये इसका भाई बाप है। तो ये इसका बाप है, तो बाप तो ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा। तो यहाँ से इसका रिलेशन देखा जाए तो ये इससे ऊपर आएगा, और ये बेटा है तो बेटा नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। तो हम यहाँ पर देखें, जैसे ए, बी और सी, तो बी और सी के रेस्पेक्ट में देखें तो सी जो है यहाँ पर आएगा नीचे वाली पीढ़ी में, और बी ऊपर वाली पीढ़ी में। और इन दोनों में देखा जाए तो ए ऊपर वाली पीढ़ी में और बी नीचे वाली पीढ़ी में। इस तरीके से होता है। बात आती सेम जनरेशन की। यहाँ पर देखना, ये कौन सा सिंबल है सेम जनरेशन का, तो इसकी बहन है, ये बहन का सिंबल मतलब फीमेल का सिंबल है, और ये जनरेशन क्या है, सेम जनरेशन का है। तो ये क्या है, ये इसकी सिस्टर है। तो ये क्या होता है, ये सब सेम जनरेशन होते हैं। मतलब जैसे हमारे भाई बहन होते हैं ना, कोई भी, जैसे चचेरा भाई, मोमेरा भाई, मौसेरा भाई, कोई भी है, अगर भाई की बात चलती है तो क्या होता है, वो सेम जनरेशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, ये सेम जनरेशन। तो ऊपर वाली जनरेशन जो होती है इसको हम करते हैं प्लस से डिनोट करते हैं। हम किससे करते हैं, प्लस से। और नीचे वाली पीढ़ी को हम करते हैं माइनस से डिनोट। और जो ये होती है सेम जनरेशन, इसको हम करते हैं जीरो से डिनोट। इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, जहाँ मैं आपको बताऊँगा ना 0-1 कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो यहाँ से और यहाँ तक कितना हुआ, 2 जनरेशन ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 कर देंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ऊपर वाली जनरेशन की बात हो रही, जो दो जनरेशन गैप है जिसमें, और नीचे वाला 1 जनरेशन का गैप है तो -1, 2 का गैप है तो -2 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये होता है हमारा जनरेशन गैप। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम जेंडर की। जेंडर क्या होता है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा जेंडर। जेंडर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे इस सिलेबस में, हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, और इन्हीं की बात चलने वाली है। ठीक है, और जेंडर के बारे में आपको बता दूं कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जेंडर कभी भी नेम के बेस पर डिफाइन नहीं करना है। डोंट डिफाइन द जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नेम के बेस पर कभी भी हम जेंडर को डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे हमने कोई नाम देख लिया कि उसके बेस पर हम पता लगाएं कि हाँ ये मेल होगा या फीमेल होगा, ऐसे हमें कभी भी डिफाइन नहीं करना है इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे नेम में कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखना, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको देखकर आप पता नहीं लगा सकते कि मेल है या फीमेल। जैसे पहला नाम अश्वनी है, तो आप बता सकते हैं मेल है फीमेल, नहीं बता सकते। कभी कभी ये मेल का भी नाम होता है और फीमेल का भी होता है। किरण मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। गंगा, नूर, दीप, ये ऐसे नाम हैं जो हम देखते हैं कि ये मेल के भी हो सकते हैं और फीमेल के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेम के बेस पर हमें कभी भी जेंडर को डिफाइन नहीं करना। नाम की तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखकर भी नहीं पहचान पाते कि मेल है या फीमेल है, ये लड़का है ये लड़की। ऐसे कई नमूने मिल जाएंगे आपको। क्या करें हम इनका, फैशन ही ऐसा चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, इनकी बात छोड़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जेंडर को हम नेम के बेस पर कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम करेंगे उसको रिलेशन के बेस पर। क्या करेंगे हमें रिलेशन के बेस पर जेंडर को डिफाइन करना है। अब रिलेशन के बेस पर कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, इनके नोट्स बना लेना बिल्कुल बेसिक से, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से बनाने हैं। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं कोई PDF वगैरह नहीं देने वाला हूँ आपको, खुद को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं अपने। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार नोट्स बनाने के लिए, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने नोट्स बना लिए नहीं, अगर आपने कोई भी चैप्टर है पूरा सिलेबस के आपने नोट्स बना लिए पूरे सिलेबस के, तो ये समझ लेना कि आप 60% सिलेक्शन के करीब पहुँच चुके हो। मतलब आपका 60% सिलेक्शन हो चुका है। बात आती 40%। 40% में क्या बचा, 40% में बचा है सही स्ट्रेटेजी के साथ रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन और प्रैक्टिस सही स्ट्रेटेजी के साथ, ये बचा 40%। तो पहले 60% तो कंप्लीट करो। ठीक है, 60% कंप्लीट करना और बिल्कुल बेसिक से। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनाने जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। और आपको पता है कितना डीप पढ़ा रहा हूँ मैं। जैसे फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री के बारे में मैंने आपको क्या बताया, पहले तो मैंने आपको दिखाया एक डायग्राम दिखाया कि ये होता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मैंने आपको दिखाया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फिर इसको हमने डिफाइन भी किया कि फैमिली ट्री ये होता है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि इसको फैमिली ट्री ही क्यों बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं इसको फैमिली ट्री, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद स्टेप आता है कि फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ किया जाए। लेकिन ड्रॉ करने से पहले भी मैं आपको 3 पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि फैमिली ट्री ड्रॉ करने से पहले हमें इन 3 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में जो बेसिक होता है ना, वो ये होता है बेसिक्स, ये होता है फाउंडेशन एक्चुअल में। समझ रहे हो नहीं? मैं चाहता था आपको उसी डायग्राम से पूरा फैमिली ट्री समझा सकता था और उसके बाद तुरंत क्वेश्चन भी बता सकता था कि इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन उससे क्या होता, कुछ स्टूडेंट्स की समझ में आता, कुछ की नहीं आता। तो ऐसे तो काम नहीं चलता। तो इसलिए मैंने पूरा बिल्कुल बेसिक से बताया, हर बात को पूरा डिटेल में समझाया है। तो इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जेंडर की, रिलेशन की, कि रिलेशन से हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे नेम आते हैं, नेम से तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि मेल है या फीमेल है, कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन जैसे रिलेशन आते हैं, जैसे भाई, बहन, मामा, ठीक है, पिता, मौसा, मुमेरा भाई, मुमेरा भाई, ठीक है, और चचेरा भाई, साला, और क्या होता है, जीजा। ये ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, दादा, कई रिलेशंस हो सकते हैं। तो इनका हमें जेंडर बताना है। कुछ मैंने यहाँ पर रिलेशंस दिए हैं, इनका जेंडर बताना आप। भाई का जेंडर क्या होगा, भाई का क्या होगा, मेल, भाई तो मेल ही होता है, पुरुष। बहन, फीमेल। मामा, मेल। पिता, मेल। मौसा, मेल। मुमेरा भाई, मेल। चचेरा भाई, मेल। साला, मेल। जीजा, मेल। दादा, ये भी मेल। और बुआ, ये क्या, फीमेल। मामी, ये भी फीमेल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिलेशंस जो होते हैं, इनसे हमें जेंडर डिफाइन हो जाता है। जैसे भाई है तो हमें पता होता है कि भाई तो मेल ही है, जीजा ये भी मेल है। तो रिलेशन से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। हम देखकर तुरंत बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल। तो इनसे किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएगा, हम उसमें और देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कैसे होता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहीं से नाम उठाते हैं। अश्वनी किरण का भाई है। अश्वनी किरण का भाई है, ठीक है। अश्वनी किरण का भाई है। अब हमें बनाना है इसका रिलेशन। क्या रिलेशन बनाना है, अश्वनी किरण का भाई है। तो हम अश्वनी यहाँ पर ले लिया हमने, अश्वनी, और यहाँ पर ले लिया हमने किरण, ठीक है। ये इसका भाई है, तो जनरेशन गैप, सेम जनरेशन है। जनरेशन क्या है, सेम है, क्योंकि भाई है ना, भाई तो सेम जनरेशन में होते हैं। अब हमें इनका जेंडर डिफाइन करना है, मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, या मेल दोनों मेल है, दोनों फीमेल है, ये बताना है हमें। तो हम देखते हैं, हम ये कौन है, ये है अश्वनी। तो अश्वनी मेल है या फीमेल, बताइए। और ये किरण, किरण मेल है फीमेल, बताइए। कुछ पता चल रहा है? हम यहाँ पर देख लें, हम इसमें देखते हैं कि कोई रिलेशन दे रखा है या नहीं। भाई है, भाई तो होता है मेल। अब हमें ये पता लगाना है, रिलेशन तो हमें पता चलेगा कि भाई है इनमें से कोई सा, कौन सा भाई है, ये भाई है या ये भाई है। अब हमें देखना है, अश्वनी किरण का भाई है। भाई कौन है, अश्वनी, किसका, किरण का। तो अश्वनी भाई है। तो जब ये भाई है तो मेल है फीमेल, ये क्या होगा, मेल। मेल होगा तो ये सिंबल हम डिनोट कर देंगे। अब किरण, किरण क्या है, भाई है या बहन है, क्या है, अश्वनी किरण का भाई है। इसके बारे में जेंडर का कुछ पता है, इसका जेंडर हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। हमें सिर्फ ए के बारे में बता रखा, अश्वनी के बारे में, कि ये भाई है किसका, किरण का। अब हम सोचे कि हाँ किरण, किरण तो हो सकता है कि फीमेल का नाम हो, जैसे डर मूवी में है हीरोइन किरण, हो सकता है फीमेल का नाम हो। लेकिन मैंने कई नाम ऐसे भी देखे हैं जो मेल के भी होते हैं, समझ रहे हो नहीं। तो किरण हम ना तो हम फीमेल मान सकते हैं और ना ही हम मेल मान सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेम के बेस पर कभी भी डिफाइन नहीं करना। मैं यही समझा रहा था आपको। पहला पॉइंट क्या था, डोंट डिफाइन द जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नेम के बेस पर हम डिफाइन नहीं करेंगे। किसके बेस पर करना है हमें, रिलेशन के बेस पर। रिलेशन हमें क्या पता चला, भाई का। तो भाई क्या होता है, मेल, तो हमने इसको मेल बना दिया। ये होता है रिलेशन।
अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, गंगा। गंगा दीप की बहन है। गंगा दीप की बहन है। गंगा दीप की बहन है, ये है गंगा और ये है दीप, सेम जनरेशन है। गंगा दीप की बहन है। अब यहाँ पर कुछ पता चल रहा है, गंगा कौन है, दीप कौन है, अभी नहीं पता हमें। हम यहाँ पर देखते हैं दीप की बहन है, अच्छा बहन मतलब रिलेशन बता रखा है। अब हमें ये देखना कि बहन कौन है। गंगा बहन है किसकी, दीप की, तो गंगा बहन है, तो यहाँ पर फीमेल। अब दीप क्या है, मेल है या फीमेल, नाम से तो हमें पता नहीं करना, नाम से तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसके बारे में कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा। ये इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो हमें पता तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इस पर कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, ना ही हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, ना ही मेल और ना ही फीमेल, क्योंकि नेम के बेस पर हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये समझ गए नहीं। तो हमें इससे ये पता चलता है कि कभी भी हम नेम के बेस पर डिफाइन नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, रिलेशन के बेस पर देखना है कि ये जेंडर कौन सा है। रिलेशन दे रखा होगा तभी हम उसका जेंडर लगाएंगे, वरना हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे किरण दीप का पति है। किरण दीप का पति है। अब इसको ड्रॉ करना है हमें, कैसे ड्रॉ करेंगे, किरण और दीप, कौन कौन है, किरण है और दीप है। किरण दीप का पति है, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो हम इसको इस तरीके से हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं इसमें किस जेंडर का हमें पता है। इसमें कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, पति के बारे में बता रखा है कि किरण दीप का पति है, तो पति का हमें पता चला। पति क्या होता है, मेल, तो कौन है पति, किरण है, किसका पति है, दीप का, तो किरण का जेंडर हमें क्या पता चला, ये है मेल, ये पति है तो ये क्या हुआ, ये है मेल। अब दीप के बारे में कुछ बता रखा है, दीप के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बता रखा, किरण दीप का पति है, तो दीप का जेंडर का हमें पता चला, नहीं पता चला, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। किरण मेल है, किरण क्या है, मेल है, पति है, तो हमारा जो चैप्टर है, मैंने आपको बताया था कि मेल की शादी फीमेल से होगी और फीमेल की शादी मेल से होगी। समलैंगिक विवाह हमारा नहीं चलने वाला इस चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या होगा, किरण की शादी किससे होगी, इसका जेंडर ही नहीं पता हमें, जेंडर तो पता होना चाहिए ना, ये मेल है तो मेल की शादी किससे होगी, फीमेल से, तो दीप क्या होगी यहाँ पर, इसकी वाइफ होगी, तो वाइफ क्या होती है, फीमेल, तो हम इस पर ये सिंबल का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन को शो कर रहा है ये किरण और दीप के। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो हमें इन दोनों के जेंडर का पता चल गया। तो जेंडर में एक एक्सेप्शन केस भी आता है, वो कौन सा केस है, हस्बैंड वाइफ वाला। अगर हस्बैंड वाइफ में हमें एक का जेंडर पता है तो दूसरा हमें अंडरस्टूड होता है, दूसरा हमें अंडरस्टूड होता है, क्योंकि अगर हमें मेल का पता है तो दूसरा फीमेल होगा, और हमें फीमेल का पता है तो दूसरा मेल ही होगा, क्योंकि अपोजिट जेंडर से शादी होती है हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो हमने ये सीखा, एक्सेप्शन केस भी हमने सीख लिया जेंडर का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जेंडर में हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, कभी भी जेंडर को नेम से डिफाइन नहीं करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, हम रिलेशन से डिफाइन करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम इसको रिलेशन से डिफाइन करेंगे। और तीसरी बात क्या है, एक एक्सेप्शन केस होता है। क्या होता है, एक एक्सेप्शन केस। ये कहां पर आता है, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। क्या एक्सेप्शन है, इसमें ये एक्सेप्शन है, अगर हमें एक का जेंडर पता है तो दूसरे का अंडरस्टूड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, इस एग्जाम्पल में देखना, अश्वनी किरण का भाई है, अश्वनी किरण का भाई है, भाई कौन है, अश्वनी, तो हमने यहाँ पर मेल लगा दिया। लेकिन इसका जेंडर हमें पता नहीं है, एक का हमें पता है तो दूसरे का अगर इसमें नहीं दे रखा तो हम इसका जेंडर हम नहीं लगाएंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ के केस में अगर एक का पता है हमें तो दूसरे का अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये समझना था हमें जेंडर में। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स जो फैमिली ट्री ड्रॉ करने से पहले हमें पता होने चाहिए, और हम इन तीनों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सिंबल्स के बारे में भी जान चुके हैं, जनरेशन गैप के बारे में भी और जेंडर के बारे में भी। ठीक है, इतना हम जान चुके हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि फैमिली ट्री को कैसे ड्रॉ किया जाता है। फैमिली ट्री ड्रॉ करने से पहले किन पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उनको हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं।
हम सीखेंगे कि रिलेशंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, हम उसको पहचानते कैसे हैं। जैसे ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके रिलेशंस जो होते हैं हम उनको सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब बात करते हैं हम होमवर्क की। पहले तो आप मुझे ये बताइए, लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था कितने स्टूडेंट्स ने उसको कंप्लीट किया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपको यस लिखना है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने उसकी प्रैक्टिस की है जो मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आज के होमवर्क की बात करने से पहले मैं आपको देता हूँ इस क्लास का रिकैप कि हमने इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है। आज की क्लास में हमने सीखा ब्लड रिलेशन के बेसिक्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन के बेसिक्स में हमें 3 पॉइंट्स को कवर करना है। पहला रिलेशन, दूसरा सिंबल्स एंड तीसरा था फैमिली ट्री। तो रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में किन किन रिलेशन की बात करने वाले हैं, और कुछ रिलेशंस ऐसे भी होते हैं जिनके हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। बात आती है दूसरे पॉइंट की, सिंबल्स की। सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में 5 सिंबल्स का यूज़ करेंगे। जैसे मेल के लिए क्या सिंबल होता है, फीमेल के लिए जनरेशन गैप, सेम जनरेशन और हस्बैंड वाइफ, इन 5 सिंबल्स का हम यूज इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब बात करते हैं फैमिली ट्री की। तो फैमिली ट्री के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि फैमिली ट्री क्या होता है। फैमिली ट्री को मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया, और मैंने आपको ये बताया कि फैमिली ट्री ड्रॉ करने से पहले हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। मैंने आपको बताया था कि फैमिली ट्री ड्रॉ करने से पहले ये 3 पॉइंट्स हैं, हमें इनका पता होना ही चाहिए। पहला पॉइंट था सिंबल्स, और दूसरा जनरेशन गैप, और तीसरा था जेंडर। हमें इन 3 पॉइंट्स का पता होना ही चाहिए। तो जेंडर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें जेंडर में 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि कोई भी जेंडर नेम के बेस पर हमें डिफाइन नहीं करना, ठीक है। और दूसरा था कैसे हम डिफाइन करेंगे, फिर दूसरा पॉइंट था रिलेशन। हमें जेंडर को डिफाइन करना है तो रिलेशन के बेस पर ही डिफाइन करना है। कुछ रिलेशन दे रखा होगा, उसी के बेस पर हम बताएंगे कि इसका जेंडर मेल है या फीमेल है। और जेंडर सिर्फ 2 ही होते हैं, मेल या फीमेल, ठीक है। अब बात आती है फैमिली ट्री को कैसे ड्रॉ करें। फैमिली ट्री ड्रॉ करना सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 में। और ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 में हमारा पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। जो ब्लड रिलेशन का बेसिक चल रहा है ना, ये हमारा पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क में हम 2 पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, लेटर की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर। इन दोनों पॉइंट्स को हमें होमवर्क में कवर करना है। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको दिया था मैंने ए से ई तक की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए, और अपोजिट लेटर दिए थे मैंने 2, ए और बी के अपोजिट लेटर याद करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था प्लेस वैल्यू में ए से लेकर ई तक की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती, 1, बी 2, सी की 3, डी की प्लेस वैल्यू 4 और ई की प्लेस वैल्यू 5। ये 5 प्लेस वैल्यू आपको दी थी। आई होप कि आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी और याद भी कर ली होंगी। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। प्लेस वैल्यू में जो आज होमवर्क दिया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। प्लेस वैल्यू में आपको आज जो होमवर्क है आपके लिए वो ये है, आपको याद करना है ई जे ओ टी वाई और जेड। ये आपको इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है। इजोटी, इजोटी आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस है इजोटी। ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की 10, ओ की 15, टी 20, वाई 25 और जेड की आपको पता ही है 26। ये लास्ट वाला लेटर होता है। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। ये आप लास्ट क्लास में भी याद कर चुके हैं। जे की प्लेस वैल्यू होती 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25 और जेड की आपको पता ही है 26। ये होती हैं इनकी प्लेस वैल्यू। ये मैंने आपकी यहाँ पर लिख दी है प्लेस वैल्यू इनकी, ठीक है। अब इनको याद करना है। याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक स्टोरी बनाई है जिसके थ्रू हम इनको याद करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो छोटी स्टोरी बताता हूँ, उसके थ्रू हम बहुत अच्छे से इनको याद कर लेंगे। एक बार क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है। बारिश होने के बाद रुक जाती है बारिश। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम बाहर बैठे हुए थे, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, ठीक है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। तो हमारा मन करा कि आज जलेबी खाते हैं। क्या खाते हैं आज जलेबी खाते हैं। आज जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है ऐसे मौसम में। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, ठीक है भाई आज जलेबी खाते हैं। मैंने अपनी पॉकेट से कॉइन निकाला और उसको दिया कि ले भाई 10 रुपये की जलेबी लेकर आ। कितने की, 10 रुपये की। ध्यान से सुनना, 10 रुपये की
जलेबी लेकर आ। फिर उसने लिया कॉइन और चलने लगा। फिर उसने देखा ये तो 5 का है। वो ऐसे नहीं बोलता कि ये 5 का है, वो बोलता है ई तो 5 का है, ई तो 5 है, 10 नहीं, ई तो 5 है। मैं बोला अच्छा 5 है। तो मैंने फिर पॉकेट से एक 50 का नोट निकाला और उसको दे दिया। वो जाने लगता है, ठीक है, वो जलेबी लेने जाने लगता है। मैंने उससे बोला कि 10 रुपये की जलेबी लेकर आना। जैसे वो चलता है कुछ दूरी पर जाता है और मेरा एक फ्रेंड और आ जाता है। जैसे वो फ्रेंड आ जाता है मैं सोचता हूँ कि 10 रुपये की जलेबी तो काम नहीं करेंगी। तो मैं उसको आवाज़ देता हूँ, ओ 15 की लेकर आ, ओ 15 की जलेबी लेकर आ, 15 की जलेबी लेकर आ। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड और आ गया था। तो वो बोलता है ठीक है मैं 15 की लेकर आता हूँ। फिर उधर से बोलता है कि टी लेकर आनी है क्या? टी मतलब चाय, चाय भी लेकर आनी है क्या? मैं बोलता हूँ टी 20 की लेकर आ, टी 20 की लेकर आ। वो जाता है, चाय और जलेबी लेकर आता है और हम बैठकर आराम से खाते हैं, चाय पीते हैं और आराम से मज़े करते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को रिलेट करते हैं लेटर से, लेटर की प्लेस वैल्यू से। सबसे पहले मैंने उसको एक कॉइन निकाला था। तो उसने क्या बोला था, ई तो 5 का है, ई 5 का है। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। ई तो 5 का है, ई की प्लेस वैल्यू 5। फिर मैंने उससे बोला था कि 10 की जलेबी लेकर आनी है। जे फॉर जलेबी कितने की? 10 की। जे फॉर जलेबी 10 की लेकर आनी है। तो जे की प्लेस वैल्यू 10। फिर वो मेरा दोस्त आ जाता है, फिर वो दूर पहुंच जाता है। तो मैं उससे बोलता हूँ ओ 15 की लेकर आना, ओ 15 की लेकर आना। तो ओ फॉर ओ की प्लेस वैल्यू 15, ओ 15 की जलेबी लेकर आना, ठीक है। वो फिर बोलता है कि टी कितने की लेकर आऊँ? तो मैं बोलता हूँ टी 20 की लेकर आ। टी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 20। टी 20 की लेकर आ, चाय 20 की लेकर आ। तो हमें यहाँ तक पता चल गया। और वैसे भी T20 एक क्रिकेट का फॉर्मेट भी होता है, जैसे IPL चलता है, IPL T20 फॉर्मेट होता है क्रिकेट का। तो वहाँ से भी हम याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है याद करना। T20, टी की प्लेस वैल्यू 20। अब बचता Y और Z। तो पहले इनको देख लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू 5, जे फॉर जलेबी कितने की? 10 की। ओ 15 के लेकर आ, ओ की प्लेस वैल्यू 15। टी कितने के लेकर आऊँ? टी 20 के लेकर आ। तो टी की प्लेस वैल्यू 20। अब बात आती है वाई की। वाई फोर होता है ईयर, YEAR, ईयर मीन्स साल। ईयर कौन सा चल रहा है? 25 चल रहा है, नहीं 25 चल रहा है। तो इसी से याद कर लेंगे ईयर कौन सा चल रहा है, 25। और ऐसे भी अगर याद ना हो तो हम दोनों को, टी और वाई को एक साथ याद करते हैं। टी और वाई को दोनों को एक साथ याद करते हैं। टी की प्लेस वैल्यू 20 और वाई की 25। कौन सा ईयर है? 2025। तो वाई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। ईयर से याद कर लेंगे, ईयर कौन सा चल रहा है? 25, ठीक है। बात आती है जेड की। जेड तो आप याद कर ही लेंगे, जेड की होती है 26। ये लास्ट वाला लेटर होता है। तो ये थी हमारी जो एक छोटी सी ट्रिक, स्टोरी के थ्रू एक छोटी सी ट्रिक थी। इससे आप याद कर लें, इसको 1 या 2 बार ज़रूर देख लेना, इस स्टोरी को, आपको याद हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? वही करना है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था। पैराग्राफ लेना, वही वाला पैराग्राफ आपको इधर दिख रहा होगा। इसी पैराग्राफ की ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, ठीक है। और कितनी बार करनी है? 3 बार करनी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।